खोया पुणे संगत की इस कड़ी में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस संगत कार्यक्रम में पुनर्निर्माण, गण व्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे किया जाना है उस विषय पर चर्चाएं चल रही है। और पुनर्निर्माण करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिसको आर्थिक गण व्यवस्था कहते हैं। गण व्यवस्था हमारे पूर्वजों का जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है, जो विभिन्न स्टेप में विभिन्न चरणों पर है, जिसके बारे में हम पहले के एपिसोड में पिछले सत्रों में हमने चर्चा कर लिया है। जैसे कि परिवार के लेवल पर, कुल के लेवल पर कुलगण व्यवस्था, और अलग अलग कबीलाई समूहों का, ट्राइबल समूहों का, उनकी कबीलाई गण व्यवस्था, और गांव के लेवल पर नार गण व्यवस्था, और गांव से ऊपर गढ़ लेवल पर जैसे बहुत से गढ़ हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए हैं। रायगढ़, सारंगगढ़, डोंगरगढ़, कुदरगढ़, इन नामों से हमारे पूर्वज अपने सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। तो गढ़ लेवल की व्यवस्था, और गांव और गढ़ के बीच में 12-12 गांवों का परगना लेवल की व्यवस्था, जिसको परगना गण व्यवस्थापन कह सकते हैं। तो नारगण व्यवस्था के बाद परगना के बाद गढ़ की व्यवस्था। गढ़ और गंड दोनों में अंतर है, इस बात को समझना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। गण व्यवस्था मतलब कबीला व्यवस्था, समूह की व्यवस्था, और गढ़ मतलब फोर्ट, किला, जहां पर हमारे पूर्वज जो गढ़ के मुखिया थे और उसका पूरा सिस्टम था, वहां से क्षेत्र का समृद्धि और क्षेत्र की सुरक्षा की जाती थी, उसको गढ़ कहा जाता है। इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, किला कहते हैं। तो वो गढ़ लेवल की व्यवस्था। और गढ़ से फिर ऊपर होता है कोट, जैसे सुरगुजा कोट, जैसे अमूर कोट, जैसे पताल कोट, जैसे नागद्वार कोट। कोट लेवल की व्यवस्था अनेक गढ़ों से मिलकर के बनता है, जिसको कोट गण व्यवस्थापन कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी कोट गण व्यवस्था का उदाहरण है। कोट गण व्यवस्था से भी ऊपर जब हम अपनी गण व्यवस्था को रिपेयर करने की बात करते हैं, तो कोट गण व्यवस्था से ऊपर है कोर गण व्यवस्था। कोर का मतलब संपूर्ण गंडोद्वीप गंधर्वाना की व्यवस्था को 4 डिवीजन में बांटे गए थे दिशाओं के आधार पर। जैसे रेलवे का डिवीजन होता है, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उसी प्रकार से संपूर्ण गंडोधर गंडवाना द्वीप, कोयामुरी द्वीप 4 संभागों में बांटा गया था। उत्तरी संभाग को उम्मो गोटाकोर, पश्चिमी संभाग को सहीमाल गोटाकोर, अपोका गोटाकोर और एरुम गोटाकोर। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी संभाग, ये कोर
गण व्यवस्था इसको कहते हैं। और उससे भी जब ऊपर जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो संयुग्म गणमाना की व्यवस्था, जिस पर 88 पीढ़ी शंभुओं ने यहाँ व्यवस्था का संचालन किया। तो ये हमारे गण व्यवस्था की मुख्य संरचनात्मक ढांचा है, जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए या प्रदेश को चलाने के लिए उसका भी संरचनात्मक ढांचा है। जैसे कि राष्ट्रीय लेवल पर उनकी राज्यसभा और लोकसभा और मंत्रिमंडल के रूप में उनका प्रधानमंत्री होता है। प्रदेश लेवल पर देखें तो प्रदेश लेवल पर फिर प्रदेश होता है, प्रदेश के नीचे फिर जिला होता है, जिला से ब्लॉक होता है, ब्लॉक से ग्राम पंचायत होता है। ये सरकार प्रशासनिक संरचना है। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने गण व्यवस्था में इसी प्रकार से कुल गण व्यवस्था, कबीलाई गण व्यवस्था, नार गण व्यवस्था, परगना गण व्यवस्था, गढ़ गण व्यवस्था, कोट गण व्यवस्था, कोर गण व्यवस्था, संयुग्म गणमाना, इस लेवल पर, इस स्तरों पर हमारे पूर्वजों ने गण व्यवस्था का संचालन किया। उन्हीं सबको निर्माण करना है, पुनः निर्माण करना है। वो टूट फूट गया उसको रिपेयर करना है। जिस प्रकार से मकान की छत टूट जाता है तो उसको मरम्मत किया जाता है, तो हमारी जो पुरानी जो गण व्यवस्था है उसको मरम्मत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक आधुनिक तकनीक उसमें जोड़ा गया है। और उस आधुनिक तकनीक का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। और आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से इन सारे सिस्टमों को हमको ठीक करने हैं। और उसी प्रक्रिया में अभी हम गांव की व्यवस्था को कैसे मजबूत करें, नार गण व्यवस्था कैसे मजबूत करें, उस विषय पर अभी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो नार गण व्यवस्था को संचालित करने के लिए गांव के नियम बनाए गए हैं, मोहल्ले लेवल के नियम बनाए गए हैं और गांव लेवल के नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को सभी गांवों में प्रस्ताव पारित करके गांव के हिसाब से यथोचित संशोधन करके उसको लागू करना है। और ये काम करने के लिए हर मोहल्ले पर, हर 15 गांव के बीच में वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे। जिस प्रकार से पंचायत सचिव होता है उसी प्रकार से नियुक्त किए जाएंगे और इसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। क्योंकि हमारा समुदाय, एक चीज हम लोगों ने महसूस किया है कि व्यक्ति किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं करता है, आधे बीच में छोड़ देता है। ये नारगण व्यवस्था स्थापित करने का जो मुहिम है वो 2019-2020 से हम लोग चला रहे हैं। अब ये जो नियम जो बना है, नारगण व्यवस्था स्थापना नीति, चाहे बैठक, उपस्थिति नियम एवं दंड, ये सब 2020 में बन करके सरगुजा संभाग में पारित हुए। फिर उसके बाद देश भर में, पूरे देश भर में इसको लागू किया गया और बहुत से गांवों में इसकी शुरुआत भी हुई। कुछ गांवों में खाते भी खुले, कुछ गांवों में स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण भी किया जाने लगा। लेकिन एक कमजोरी हमारे समाज की यह है कि लोग किसी काम को लंबे समय तक नहीं करते, आधे बीच में ले जा करके छोड़ देते हैं। कितना अच्छा कार्यकर्ता हो, उस काम को बढ़िया से अपने गांव में करेंगे, एक साल तक मस्त धूमधाम से करेंगे, दूसरे साल तक करेंगे, तीसरे साल तक करेंगे और चौथे पांचवें साल तक जाते जाते धीरे धीरे करके उस काम को छोड़ देते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, वो स्व सहायता समूह भी बनाएंगे तो कुछ सालों तक जो है, 2-3 सालों तक बढ़िया चलाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। गांव में युवाओं का संगठन कोई बनाएगा, युवा संगठन बनेगा, कुछ साल तक, 2-4 सालों तक बढ़िया चलेगा, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर नए युवा लोग आएंगे, नए युवा संगठन बनाएंगे।
कोई भी काम को लंबे समय तक टिक करके नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारी ये गण व्यवस्था का जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है वो टिक नहीं पा रहा है, वो स्थायी रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोगों को कर्मचारी नियुक्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से पंचायत सचिव होता है, उसी प्रकार से हमको वॉलंटियर नियुक्त करना है सैलरी बेसिस पर। अब वो भर्ती प्रक्रिया चालू है। 9 और 10 तारीख को इसका मई में हर महीने जो प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस महीने का जो प्रशिक्षण है वो 9 और 10 मई को है प्रतापपुर में। पार्ट टाइम कोई भी काम होता नहीं है। दरअसल बात पार्ट टाइम जो शब्द है वो एक प्रकार से खुद को धोखा देने वाला शब्द है, ऐसा लगता है। यदि कोई किसान कहे कि मैं पार्ट टाइम खेती करता हूं, तो वो पूरी तरह से खेती नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने सब्जी उत्पादन के लिए अपने घर में सब्जी भाजी उगाने तक के लिए वो गार्डनिंग कर रहा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अभी तक के अनुभव में ये समझ में आया। इसीलिए फुल टाइमर 8 घंटे सेवा देने वाले भर्ती करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो लोग पार्ट टाइम आर्थिक गण व्यवस्था सेवा दे रहे हैं वो सेवा देते रहेंगे। तो ये नाहर गण व्यवस्था की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया ये कठिन प्रक्रिया है। ज्ञान की बातें, आनंद की बातें, वो सब सरल प्रक्रिया है, लेकिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक्शन मोड में समाज को लाना होता है, समाज को लाना है। इसलिए नियम बना करके उन नियमों को फॉलो करते हुए इसको हमको करने हैं। दूसरा समस्या यह है कि हमारे लोग किसी काम को बड़े फास्ट तरीके से हो जाए इस तरीके से करते हैं। निजी कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, या फिर ऐसे कामों पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं जिसका कोई परिणाम, कोई रिजल्ट नहीं आता। हमको हमारे 3 महत्वपूर्ण जो कबीलाई जीव है, चींटी, मधुमक्खी और दीमक से हमको सीखना पड़ेगा क्यों किस तरीके से काम करता है, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, हमारे काम करने के तरीके क्या है। एकदम भागा दौड़ी मचा हुआ होता है कि कब हम जल्दी जल्दी काम को निपटाएं, और वास्तव में काम भी नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हड़बड़ी, जल्दबाजी सबको रहता है। इतना जल्दबाजी, इतना हड़बड़ी है समाज के लोगों को, क्यों खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। 10 मिनट भी अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना लोगों को हड़बड़ी है। तो इसको काम करने के तरीके को भी हमको ठीक करना पड़ेगा। जैसे चींटी को अपन देखेंगे तो चींटी कितना गंभीरता से, अगर चींटी को बिना छेड़े आप दूर से देखें तो बहुत गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करता दिखाई देता है। वो धीरे धीरे चलता है, बहुत वजनदार चीज को अपने सिर पर उठा करके, अपने हाथों से उठा करके उसको बोह करके चलते रहते हैं, अनुशासित तरीके से एक कतार में चलते हैं, लाइन से चलते हैं। उनको कोई हड़बड़ी नहीं है कि आगे निकल जाना है कि अब मेरे को जल्दी काम करना है, कोई हड़बड़ी है। फोकस करके उनका ध्यान एक ही जगह फोकस है, कैसे वो अपने कबीले को, अपने कॉलोनी को विकसित करे, और कैसे अपने बिल में, अपने कॉलोनी में अनाज इकट्ठा करे, भोजन इकट्ठा करे, अंडों की सुरक्षा कैसे हो। कुल मिलाकर के उसका सारा जीवन अपने कबीला को मजबूत करने में, कबीले की सुरक्षा करने में, कबीले के पोषण करने में उसका लगा हुआ होता है। इसलिए चींटी, मधुमक्खी और दीमक सबसे समृद्ध जीव है। इंसानों से भी ज्यादा बेहतरीन
सिस्टम इन तीनों जीवों के पास है। अब इंसानों से भी ज्यादा सूझबूझ और समझ इन तीनों जीवों के पास है। इंसानों के पास यदि चींटी, दीमक और मधुमक्खी जितना सूझबूझ और समझ होता तो आज इस दुनिया में न धर्म का आतंक होता, न आतंकवाद होता, न कहीं पर कोई हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, अत्याचार नहीं होते। सब लोग अपने अपने कबीलों में, अपने अपने समूहों में, अपने अपने राष्ट्रों में, अपने अपने प्रदेशों में बड़ा आनंद और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे होते। दरअसल बात इंसानों के पास फोकस नहीं है। इंसानों के पास बुद्धि बहुत तेज है, किंतु फोकस, कोई एक काम को स्थिरता से लंबे समय तक टिक करके करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये नई पीढ़ी के लिए और सबसे ज्यादा चुनौती होगा। इसलिए प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाना होगा और सिर्फ प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा। प्रशिक्षण के साथ साथ में हर जगह संगत कार्यक्रम और हमारा आर्थिक गण व्यवस्था में भी लोग सीखने के हिसाब से, इंटर्नशिप करने के हिसाब से 2 महीना 3 महीने के लिए अपने आप को समर्पित करके सीखें और लीडरशिप के अंदर काम करें। हर गांव लेवल पर लीडरशिप, ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप, सेंट्रल लेवल पर भी लीडरशिप होंगे और सारे लीडरशिप एक ही सिद्धांत को फॉलो करेंगे। एक ही सिद्धांत को फॉलो करने के लिए, एक ही अनुशासन को फॉलो करने के लिए इन चींटी, मधुमक्खी और दीमकों ने गजब की व्यवस्था बना करके रखा हुआ है। उनके पास कोई माइक नहीं है, उनके पास अलग से कोई स्पीकर नहीं है कि वो चिल्ला करके सबको लाइन से खड़ा हो जाओ ऐसा बोलते होंगे। जैसे पुलिस में परेड होता है तो उसका अधिकारी खड़े होकर के जोर से चिल्लाते हैं, परेड सावधान, परेड विश्राम बोलते हैं ना, तो मुंह से आवाज से बोलते हैं या स्पीकर लगा करके बोलते हैं। लेकिन चींटियों में तो ना तो स्पीकर है ना मोबाइल है। वो विशेष प्रकार से गंध या हार्मोन्स या तरंग, वो वाइब्रेशन, वो ध्वनि छोड़ते हैं और उन संकेतों को लोग समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। कुदरत ने जब चींटी को इतना पावर दे दिया कि वो दूसरे के आदेशों को, निर्देशों को समझ सकते हैं, तो हम इंसान जो है जिनके पास सारे संसाधन हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, हम ढंग से एक अपने गांव नहीं बना पा रहे हैं। चींटी तो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर अपना पूरा नगर ही बना लेता है। अगर चींटियों के नगरों को या दीमक के नगरों को अपन जमीन के नीचे जो बना हुआ है उसको गरीबी से, गहराई से अगर बड़े दूरबीन में स्टडी किया जाए तो समझ में आएगा कि वो प्राकृतिक संसाधनों से, अपने प्राकृतिक बल से पूरा दुबई और सिंगापुर बना करके रखा हुआ है। उस लेवल की सभ्यता वो विकसित करके रखा हुआ है चींटी, दीमक और मधुमक्खी ने। और हमारे पूर्वज भी वैसी करते थे। लेकिन आज का जो पीढ़ी है, आज का जो इंसान है, वो निर्माण कार्य करना तो दूर, जो पहले से बना बुनाया है उसको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, उसको भी नष्ट कर डाल रहा है, अपने गांव को नहीं बचा पा रहा है। अब जब गांव ही नहीं बचेगा तो अपने परिवार को कैसे बचाएगा? परिवार भी नहीं बच पाएगा। लोगों को लगता है कि हम अपने परिवार बचा लेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगा।
जबकि वो अज्ञानता में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मधुमक्खी अगर ये सोचे कि मैं अपने परिवार को बचा लूं, तो मेरा आने वाला पीढ़ी बच जाएगा, अगर ऐसा सोचे तो गलत सोच रहा है। मधुमक्खी के आने वाला पीढ़ी तभी सुरक्षित होगा जब उसके छत्ते में निवास करने वाले पूरा कॉलोनी, उसका छत्ता सुरक्षित रहेगा, तभी उसका आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेगा। चींटी अगर सोचे कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर लूं तो मेरा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगा, वो गलत है। चींटी इसलिए ऐसा नहीं सोचता है, इंसान सोचता है। चींटी का भविष्य तभी सुरक्षित है जब वो अपने कॉलोनी को सुरक्षित करे, अपने पूरे कबीला को सुरक्षित करे। दिमाग का भी वही है। लेकिन ये इंसान, हमारा समुदाय इस बात को समझ नहीं पा रहा है और अपने निजी स्वार्थ में, अपने व्यक्तिगत हित में इतना मगन हो जा रहा है कि उसको अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने सामाजिक कबीलाई व्यवस्था से वो दूर होते जा रहा है। ऐसे में उनको जबरन सामाजिक दंड विधान में ला करके उनको ज्ञान देना होगा, उनको ज्ञान के रास्ते पर लाना होगा। अब जो नहीं आएंगे उनको दंड जुर्माना तक लगा करके सही करना होगा। जो कठिन काम होता है, जिसका रिजल्ट आने वाला जो काम होता है, उसको जबरन कराना पड़ता है। जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता उस काम को, या फिर जिसका नेगेटिव रिजल्ट आता है उस काम को जबरन नहीं कराना पड़ता। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जबरन उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बच्चे होमवर्क करते हैं, तब कहीं जाकर के वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन बच्चों को खेलने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाया जाता, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी खेलने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ता है, उसका टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसको दंड देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है। तो बच्चों का भविष्य जो है गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कि गार्जियन कितना सख्त है, कितना जो है गंभीर है बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तब बच्चे का भविष्य बनता है। अब जिसके माँ बाप बच्चों को पूरा छूट दे देते हैं कि भाई तुम खेलो चाहे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, तो उस बच्चों का भविष्य नहीं बनता। उसी प्रकार से समाज में जो गांव से जो दूर जा रहे हैं, या फिर निजी व्यक्तिवाद में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को विभिन्न प्रकार के माध्यम से, चाहे गीत संगीत हो, चाहे सत्संग हो, उन माध्यम से जानकारी देना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में गांव लेवल के दंड जुर्माना विधान बना करके गांव की व्यवस्था से उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा गण व्यवस्था का रिपेयर हो पाएगा। हमारा जो विरोधी है, जो नहीं चाहता कि हमारी गण व्यवस्था फिर से पुनर्निर्माण हो, क्योंकि गण व्यवस्था फिर से पुनर्निर्माण होगा तो बाहरी जो घुसपैठ लोग हैं उनकी शासन सत्ता खतरे में पड़ जाएगी, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि दुश्मन संगठित हो, और दुश्मन को संगठित ना होने देने के लिए वो उनके बीच में अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ता, अपने खबरी, अपने फूट डालने वाले लोगों को वो भर्ती करते हैं। हमारे समाज में भी उसी प्रकार से बहुत से लोगों को हमारे बीच में इंस्टॉल किया गया है,
जो नहीं चाहते कि हमारा गांव संगठित हो, जो नहीं चाहते कि हम संगठित हो, जो नहीं चाहते कि आर्थिक गण व्यवस्था बने, जो नहीं चाहते कि मोहल्ले लेवल पर मोहल्ला क्लब और कमेटियों का निर्माण हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनको वोट कौन देगा, और ऐसा अगर हुआ तो उनके बाजार में खरीदने कौन जाएगा, उनको नोट कौन देगा, उनको वोट कौन देगा, उनका सरकार नहीं बनेगा, उनका व्यापार नहीं चलेगा। इसलिए हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा सक्रिय है। इसीलिए हम सब लोगों को कम से कम कहीं जा नहीं सकते, तो फ्री में जब हमारा ये आर्थिक वेबिनार जो रात में चल रहा है 8 बजे से और सवेरे वाला, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया हमको करना पड़ेगा ऐसा लगता है। और इसके बाद ये ओपन गो टूल है, समझिए। जो अभी कोई अपने संघर्ष चल रहा है, ओपन गो टूल है, खुला विश्वविद्यालय है, जहां पर हम पूरे देश भर के लोग जुड़ करके कोई अपने संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर अच्छे काम में देर लगता है और हर अच्छे काम में कठिनाई आता ही है, ये प्रोसेस है। कठिनाई आना और देर लगना ये हर एक अच्छे काम का प्रोसेस होता है। तो उसी प्रकार से नारगण व्यवस्था लेवल पर जो नियम बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि वाद विवाद निपटान प्रक्रिया नियम एवं दंड 2020, उसके आगे एक नियम है पारंपरिक ग्राम सभा, जिसको नारभूम काल भी कहते हैं। पारंपरिक नारभूम काल, पारंपरिक ग्राम सभा, दंड, जुर्माना एवं सामाजिक अनुबंध और सहयोग नियम 2020। इस नियम में क्या है कि सामाजिक दंड, जुर्माना और सामाजिक अनुबंध और सहयोग नियम, ये 2 प्रकार के लोगों को दंड दिया जा सकता है। किसी प्रकार से उनको अन्य अन्य किस्म के दंड, जैसे भारत में भी दंड संहिता जो बना हुआ है उसमें दंड किसी प्रकार से नहीं दिया जा सकता ना, जो कानून में है उसी आधार पर उनको दंड दिया जा सकता है। कानून से बाहर किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, जब उसका सुनवाई होता है अदालत में, तो अपराध क्या है और उस अपराध पर उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये पहले से दंड संहिता में लिखा हुआ है। चाहे भारतीय दंड संहिता हो या फिर भारतीय दंड प्रक्रिया हो, सीआरपीसी, और ये जो है अब तो नया कानून भारत बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। उसमें सभी में हर एक अपराध के लिए दंड की धारा निर्धारित किया गया है, उसी के तहत उनको दंड दिया जाता है। उसके बाहर अन्य दंड नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, तो चोरी में कौन से धारा लगता है, उस धारा के तहत उसको दंड दिया जाता है। अब उसको तुमने चोरी किया है ऐसा बोल करके अदालत उसको सबके सामने कोर्रा मारने की या डंडे से पीटने का दंड नहीं दे सकती ना। या फिर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है तो बदले में इसको भी भरी अदालत में सबके सामने थप्पड़ मारो, ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता है ना। सबकी एक नियम बना हुआ है, सबकी प्रक्रिया है। उसी प्रकार से हमारे समाज में भी दंड देने की प्रक्रिया अब निर्धारित कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि कोई नियम न होने से समाज के जो मुखिया अगुआ लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों की नियत अगर ठीक नहीं है तो आदमी देख करके
जिसका पहले से दुश्मनी है उसको बड़ा दंड देना, और जिसके अच्छे पास जान पहचान है उसको कम दंड देना, या फिर दंड उसको देना ही नहीं, उसकी अदालत ही नहीं लगाना, उसका सुनवाई ही नहीं करना। समाज में ऐसा होता है ना कि कमजोर लोग दंडित हो जाते हैं, अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास नौकरी है, रोजगार है, उसको कोई दंड नहीं देता, उसका सभा नहीं होता, उसकी सुनवाई नहीं होता है, और बड़े आराम से वो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी रहता है, समाज में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहता है, लोग उसको सम्मान देते रहते हैं। लेकिन गरीब आदमी रगड़ा जाता है, पिसा जाता है। तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, सबके लिए समान दंड की प्रक्रिया हो। उसके लिए ये बनाया गया है कि नार बुमकाल मतलब नारगण व्यवस्था, दंड, जुर्माना एवं सामाजिक अनुबंध असहयोग नियम 2020, इन सारी चीजों को समय के साथ साथ संशोधित करने की जरूरत है। दूसरा जो है, जुर्माना से जो राशि पहले आता था समाज में, वो किसी को कम जुर्माना, किसी को ज्यादा जुर्माना, कोई अपनी बात को ठीक से बोल नहीं पाया तो उसको 50,000 जुर्माना लगा दिए। लेकिन जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जो मीठा मीठा बात करता है, वो 10,000 जुर्माना में निपट गया। अब ये जुर्माना राशि जो आया उसको बकरा भात खा करके उसको खत्म भी कर दिया जाता था कई जगह। ये सब जगह के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह, अधिकांश जगह ऐसा समाज में होता आया है, तो उस पर ये रोक लग जाएगा। अब की बार जो भी दंड जुर्माना राशि आएगा वो गांव लेवल का विवाद का निपटारा है तो गांव के खाते में जमा होगा, गढ़ लेवल का विवाद है तो गढ़ लेवल की कमेटी जो होगी उसमें उस सभा में आने जाने वाले लोगों को, जो प्रमुख पदाधिकारी है, उनको यात्रा भत्ता देने के बाद, परिवहन व्यय देने के बाद, सभा में जो खर्चा हुए हैं उसको देने के बाद जो बच जाएगा वो बचत राशि भी गांव समाज में जमा होगा, या फिर गांव लेवल पर जमा होगा या गढ़ लेवल पर जमा होगा। तो उस पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दंड, जुर्माना और सामाजिक अनुबंध असहयोग में 2 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। एक तो आर्थिक रूप से दंड, और जो आर्थिक रूप से दंड को नहीं मानता और उसके अतिरिक्त भी वो बड़ा कोई सामाजिक अपराध किया, ये सिर्फ सामाजिक अपराध के लिए लागू है। सामाजिक अपराध प्लस विवाद के मामले, इन पर लागू है। कोई क्रिमिनल केस है, हत्या है, बलात्कार है, उनके लिए लागू नहीं है, उनके लिए दंड जुर्माना लागू नहीं है। मतलब उनको भी ये दंड जुर्माना लागू होगा, लेकिन साथ में पुलिस की जो कार्यवाही है उसको भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर लगता है गांव वालों को कि ये आपराधिक प्रकरण है, तो कानून की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत अपराधी को दंड मिलना चाहिए, उस लेवल पे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आर्थिक जुर्माना गांव की और स्थानीय जो कबीला है वो समय समय पर दंड कितना होगा वो पूरा लिखित में प्रस्तावित में होगा, किस अपराध के लिए, किस सजा के लिए कितने रुपए का जुर्माना होगा। और कुछ अपराध ऐसे होंगे जिसमें एक से अधिक अपराध जुड़े होंगे। हमारा एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करते हैं। बिलासपुर जिले में जेवरा महासभा एक है, हमारा महासभा है, वहां पर हर एक अपराध के लिए, सामाजिक अपराध के लिए जुर्माना राशि पहले से तय है, और हर साल उस नियमों का वाचन किया जाता है वार्षिक सम्मेलन में।
और साल में यदि कोई जुर्माना संशोधित करने लायक होता है या कोई नियम संशोधित करने लायक होता है तो उस महासभा में साल में एक बार संशोधित होता है और फिर साल भर वो पालन होता है। तो एक से अधिक अपराध अगर बनता है तो उन सारे अपराधों का जुर्माना भी ज्वाइन होता है, उसमें जुड़ता है। तो उसी प्रकार से एक से अधिक अपराध है तो सभी का जो दंड है वो दंड जुड़ेगा अलग अलग अपराध के लिए। मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं कि किसी के गाय ने या किसी की बकरी ने किसी को फसल को चरा दिया या उसका बकरी चर करके फसल को खा करके आ गया, दोनों के बीच में विवाद हुआ, मारा पीटा भी हुआ, मार पिटाई भी हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मार पिटाई की, गाली गलौज भी हुआ। अब सभा जब बैठा, दोनों पक्षों की जब बात को सुना गया तो बकरी को बांधकर न रखने का जो जुर्माना है वो भी वो पटाएगा, साथ में मार पिटाई जो हुआ है उसका भी जुर्माना पटाएगा और जो क्षति पहुंचा होगा उसका भी जुर्माना पटाएगा। लेकिन इसके अलावा सामने वाले पक्ष जिसके खेत का बकरी चर दिया उसको भी जुर्माना लगेगा। उसको जुर्माना इस बात का लगेगा भाई यदि आपके खेत की फसल को इसके बकरे ने चरा तो आपको इसके साथ मार पिटाई नहीं करना था, आपको पारंपरिक ग्राम सभा में आकर के अपील करना था। तो उसके फसलों का नुकसान की तो भरपाई तो दिया जाएगा, लेकिन मार पिटाई का जुर्माना उसके ऊपर भी लगेगा। तो मार पिटाई दोनों पक्षों से हुआ है तो दोनों पक्षों को जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार से अपने दर जुर्माना की प्रक्रिया को मजबूत करना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है। अभी तक सामाजिक बहिष्कार में होता क्या है कि सब कुछ उससे लोग बात करना बंद कर देंगे, सार्वजनिक तालाब है उसका इस्तेमाल करना बंद करवा देंगे, यदि घर में उसका मुर्दा पड़ा हुआ है तो मुर्दा तक को नहीं छूने देंगे। तो ये सामाजिक अपराध जो है अमानवीय आज के समय में है। उस लेवल के कठोर दंड में हमको नहीं जाना है। यहाँ पर सामाजिक अनुबंध असहयोग का मतलब है कि कुछ विशेष सामाजिक काम में ही प्रतिबंधित, बाकी कहीं पर मिल गए तो बातचीत करने में, हंसी मजाक करने में, एक साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने में, एक साथ यात्रा करने में किसी प्रकार से कोई भेदभाव या रोक नहीं होना चाहिए, बातचीत बंद नहीं होना चाहिए। सब कुछ जीवन में नॉर्मल चलना चाहिए। जिसको सजा दिया गया है उसको, क्योंकि वो भी हमारे समाज का बेटा है, उसको एक मानव होने का जो अधिकार है वो सब उसको मिलना चाहिए। मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 4 चीजें हैं जिस पर रोक रहेगा। एक तो 3 प्रकार के संस्कार, जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार। यदि उसका न्योता आता है तो हाथ जोड़ करके विनती कर देना है, भैया आप तो समाज की गाइडलाइन के आधार पर नहीं चलते हैं, है ना। यह विनती करने की भी जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाएंगे। जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार में शामिल न होना और अपने जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार का उसको न्योता न देना, ये तीनों प्रकार के संस्कार। बस इतना ही बहुत बड़ा सजा है। दूसरा, सामाजिक कार्यक्रम जहां होते हैं, सामाजिक सभा सम्मेलन, वहां पर उसको प्रतिष्ठित न करना, सम्मान न देना, मंच न देना, बोलने के लिए माइक न देना। अक्सर क्या होता है कि सामाजिक रूप से जो एक साथ जो है उसके ऑलरेडी पत्नी है
ऊपर से एक दो लोगों को और भगा भगा करके ला करके 3-4 पत्नी रखा हुआ है, जिसका कोई समाज में सुनवाई भी नहीं हुआ है। वो दारू पी करके बच्चों को और सबको मारता पीटता है। ऐसे लोगों को भी मंच में प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाता है, वो उस पर रोक लग जाए। सामाजिक प्रतिष्ठा, उनसे बातचीत करने, उनसे साथ दोस्ती वोस्ती रखने पर कोई रोक नहीं। बच्चे लोग, हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ खेले कूदे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामाजिक कार्यक्रम जब आएगा, जहां मंच पर सम्मानित करने की बात होगा, मंच पर जगह देने की बात होगी, प्रतिष्ठा देने की बात होगी, वहां पर सीधा सीधा वो मना होगा। 3 प्रकार के संस्कारों में मना होगा। और तीसरा है कि समाज की जब भी कोई त्योहार पंडुम जो आएगा, उन त्योहार और पंडुमों पर भी उनको न्योता न देना और उनके न्योता पर शामिल न होना। बस ये 4 चीज है। 3 प्रकार के संस्कार, सामाजिक मंचों पर प्रतिष्ठा न देना, और पंडुम और त्योहार आदि में उनको पंडुम त्योहार मनाने से रोकना नहीं है। वो मनाएगा, अपने अपने त्योहार अपने मनाएंगे। हम लोगों को, आप लोगों को अपना त्योहार अपना मनाना है। मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होता है, वो अकेले रह नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा मनोविज्ञान को समझा होगा कि ऐसा उन्होंने दंड बनाया जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता। जेल वाला सिस्टम में तो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। किसी व्यक्ति को यदि 1 साल के लिए जेल में बंद कर दो तो 1 साल तक के समय को आपने उसका खत्म कर दिया ना। 1 साल तक उसके घूमने फिरने की आजादी को रोक लगा दिया, उसके डेवलपमेंट को रोक लगा दिया। तो जेल में बंद करना वो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो दंड जुर्माना बनाया है, उससे उसका मानवाधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता, उसका समय भी बर्बाद नहीं होता, उसके काम भी प्रभावित नहीं होते, उसके बच्चे लोगों का रोजगार भी प्रभावित नहीं होता, उसको मजदूरी बनिहार के लिए रखा जा सकता है, बुलाया जा सकता है, उस पर रोक नहीं है। सिर्फ सामाजिक कार्य और सामाजिक संस्कार, इसी पर प्रतिबंधित होगा। उसको भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करना। इस प्रकार से जो हम लोगों को पुराने जो तरीके हैं दंड जुर्माना करने के, उसको हमको रोक लगाने हैं। और जो न्याय उचित हो, न्याय वही न्याय उचित होता है जो वाकई में उचित हो। उसके लिए ये नियम 2020 में बनाए गए थे, दंड जुर्माना नियम एवं प्रक्रिया, दंड जुर्माना एवं सामाजिक अनुबंध नियम। और बाकी आपके क्षेत्र में किस प्रकार से चलता होगा, उसको भी अध्ययन करके, उसके हिसाब से एडिट करके, उसके हिसाब से संशोधित प्रस्ताव पारित करके उन नियमों को बनाना पड़ेगा। गांव लेवल का नियम है। उसी प्रकार से एक और नियम है जिसको नारगुमकाल वित्तीय लेखा पारदर्शिता नियम एवं दंड 2020, वित्तीय लेखा एवं पारदर्शिता नियम। आज सप्ताह का आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ा सा विषय आज लंबा जाएगा, थोड़ा सा 10-5 मिनट और ले लेते हैं। और वैसे भी आप सब लोग बहुत लेट में आजकल जुड़ते हैं, तो और भी टाइम लेट हो जाता है। वित्तीय लेखा एवं पारदर्शिता नियम, वित्तीय लेखा एवं पारदर्शिता नियम में क्या है, गांव लेवल पर जो भी फंड इकट्ठा होगा, चाहे केंद्रीय लेवल पर जो भी फंड इकट्ठा होगा, उसको किस तरीके से लेखा संधारित करना है, उसका रजिस्टर किस प्रकार से लिखना है, और उसकी पारदर्शिता के क्या नियम होंगे। अक्सर होता है ना कि गांव में मान लीजिए समिति बना,
पैसा किसी एक व्यक्ति के हाथ में है और फिर उस पैसे को उसी एक ही व्यक्ति ने खत्म कर दिया, खर्चा कर दिया, उसके बाद वो कभी हिसाब ही नहीं दे रहा है। गांव के लोग हिसाब भी नहीं मांग पा रहे हैं और सामने वाला भी हिसाब नहीं दे रहा है। न उन्होंने केस बुक लिखा, न बिल वाउचर संधारित किया। अब ऐसा करते करते गांव का संगठन खत्म हो गया और पैसा डूब गया। उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं कि जिसके पास जो है वो लेखा को लिखने का अधिकार होगा और जिसके पास राशि को रखने का अधिकार होगा, उसका दायित्व होगा कि हर मीटिंग में वो बिना कहे अपने से आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करे हर महीना, बिना कहे कि इस महीना इतना इनकम आया, इतना व्यय हुआ और उसका बिल वाउचर ये है, उसका केस बुक ये है, समाज के बीच में वो रखेगा। और यदि समाज को लगता है कि भाई अभी मत रखो, अगर कोई समाज के लोग यदि मना करते हैं अगले मीटिंग में रखना, तभी वो रुकेगा, अन्यथा उसका दायित्व बनेगा कि वो रखेगा ही रखेगा। अगर उसने नहीं रखा अपने से बिना कहे तो उसके खिलाफ भी जुर्माना ऑटोमेटिक स्वमेव ही लग जाएगा बिना कहे। और जितने बार की मीटिंग में वो आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बनाएगा, उतने बार उसके ऊपर वो इस नियम का उल्लंघन करने का जुर्माना लगता चला जाएगा। और एक गांव के लोग उसको वसूल नहीं कर पाएंगे तो 12 गांव के लोग मिल करके जो संबंधित जो पदाधिकारी है उसको ब्याज सहित जुर्माना को वसूल करवाएंगे। तो जो पदाधिकारी होगा उसका दायित्व होगा कि वो समय पर अपने आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। केस बुक वगैरह से लेकर बिल वाउचर सारा चीज स्पष्ट हो, उसका खाता खुलेगा तो खाता में रखना है। इसमें इस नियम में एक और चीज है कि जिसके नाम से खाता खुला है वो स्वयं पैसा व्यय नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ दस्तखत कर पाएगा, पैसा का आहरण कर पाएगा, लेकिन पैसे को खर्चा करने का पावर कोषाध्यक्ष के पास होगा। पैसा रखने के पावर किसी और के पास है, लेकिन पैसे को व्यय करने की पावर किसी और के पास होगा। और उसका लेखा संधारण करने की जिम्मेदारी किसी और के पास होगा। एक ही व्यक्ति के पास वो पावर रहने से क्या होता है कि मिसयूज होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास पैसा रखने का भी पावर है, पैसा खर्चा करने की पावर है और साथ में उसको लिखने का भी पावर है कि रजिस्टर केस बुक आदि लिखने का भी पावर है। तो कुछ भी पैसा खर्चा करके, कुछ भी बिल वाउचर लगा करके, फर्जी बिल लगा करके कुछ भी लिख देगा ना। इसलिए जो पैसा रखेगा, जिसके नाम से खाता खुला है, जिससे मान लीजिए गांव के मुखिया और गांव के गुड़ी सचिव के नाम से अगर खाता खुला है तो पैसा आहरण कर सकते हैं, लेकिन पैसा व्यय करने के लिए अलग पदाधिकारी होगा। ये नारगण व्यवस्था लेवल की बात कर रहे हैं, पारंपरिक ग्राम सभा लेवल की बात कर रहे हैं। तो पैसा खर्चा करने वाले पूरा हिसाब बताएगा कि वो किस किस चीजों में खर्चा किया और उसका बिल और वाउचर देगा। उस हिसाब से सचिव अपने केस बुक और रजिस्टर में इंदराज करेगा और उसका बिल और वाउचर सही है कि नहीं है उसकी जांच करेगा। अध्यक्ष सचिव पैसा निकाल करके उसको व्यय करने के लिए देंगे। तो इसी खाते में गांव के दंड जुर्माना से लेकर के अन्य जो उपज बरार है, चाहे अन्य चीजें हो, जमा होंगे और गांव लेवल के खाते पर कम से कम 40-50 लाख 1 करोड़ का पूंजी हमको लगातार बढ़ाते चले जाने हैं। हर एक परिवार का अपना खुद का खाता होता है, हर एक व्यक्ति का खुद का जो है खाता होता है और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे खाते में पैसा रहे।
तो हम ये क्यों नहीं प्रयास करते कि हमारे गांव का भी एक खाता हो और उस खाते में भी इतना पैसा रहे कि गांव के सारे कच्चे मालों को हम लोग खरीद सके। इसको लेकर के कोई प्रयास नहीं होता है, प्रयास भी होता भी है तो पारदर्शिता नियम न होने के कारण से एक ही व्यक्ति गबन करके खत्म कर देता है और उसका कोई हिसाब नहीं मांग पाता है। लोग डरते हैं हिसाब मांगने से, संकोच करते हैं बात करने से। तो उसको लागू करने के लिए वित्तीय लेखा पारदर्शिता नियम बनाया गया है। ये भी 2020 में ही बनाया गया है। हमारी गण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितना नियम की जरूरत है, वो लगभग बहुत से बनकर के पूरी सरकार की तरह नियम बनाए गए हैं। इतने ढेर सारे कागज, इतने ढेर सारे प्रपत्र, इतने ढेर सारे नियम, इतने ढेर सारे प्रक्रिया बनाए गए हैं, सब कागज में लिख करके बनाए गए हैं, मौखिक कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब आपके गांव में कोई जिम्मेदार व्यक्ति वॉलंटियर के रूप में काम करेगा। हम लोगों ने इस बात को समझा कि 2020 से अभी तक ये लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिसको भी जिम्मेदारी दी है, मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हम अपने गांव में लागू करना चाहते हैं, तो हमने उस गांव में दे दिया नियम भी, वहां मीटिंग भी करा दिए, बन भी गया, रजिस्टर में सब लिखा भी गया, लेकिन मीटिंग ही नहीं होता है। फिर मंथली मीटिंग होना चाहिए, वो ही नहीं हो रहा है कई सालों से, क्योंकि कोई काम को स्थायी रूप से लंबे समय तक कोई करता नहीं है। इसलिए इस बार जो वॉलंटियर होगा वो सैलरी बेसिस पर काम करेगा, अब जो मंथली मीटिंग नहीं करेगा, हर महीना डेली जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, दूसरे को सैलरी बेसिस पर नियुक्त कर लिया जाएगा। इसलिए इसको लागू करने के लिए आप लोग अपने गांव से चुन करके भेजेंगे और परगना लेवल पर चुन करके भेजेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम आपको ये सब नियम पीडीएफ भेज देंगे, उसके बाद आप अपने गांव में लागू करेंगे और कुछ दिन बाद चलेगा, उसके बाद फिर से नहीं चलेगा, मीटिंग ही नहीं होगा, क्योंकि आप भी बिजी है, हम भी बिजी है, सब लोग बिजी है अपने अपने कामों में। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि गांव का मीटिंग करें। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने के लिए चुनना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी देना पड़ेगा, और वो काम नहीं करेगा तो उसको हटा करके दूसरे को चुनना पड़ेगा। चलिए आज के योग और तंद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत से नियम हैं, करीब जो है इन नियमों के बारे में अभी और बढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण नियम है, पैतृक संपत्ति बंटवारा नियम है, जिसमें वाहन को बंटवारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो भी नियम इसमें है 2020 में। ग्राम पंचायत प्रशासन नियम एवं दंड है। गांव में बाह्य व्यक्तियों द्वारा जमीन जो क्रय किया जा रहा है, अविक्रय किया जा रहा है, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति आकर के जमीन खरीद लेता है और गांव के लोग भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन बेच देते हैं और फिर आकर के हमारे गांव में बस जाता है, अपना परिवार बढ़ाता है और फिर गांव की संस्कृति को डिस्टर्ब करता है। हमारे गांव जो है वो पेन शक्ति से संचालित होता है ना, गुड़ी के दी दिहाड़ी, गुड़ी का जो पेन शक्ति है उससे संचालित होता है। अब वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के जो हमारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो आकर के अपना बड़े बड़े जो है मंदिर मस्जिद दुनिया भर की चीजें बनाता है और सब लोगों को भजन सुना सुना करके, कथा सुना सुना करके प्रभावित करता है ना। इसलिए कौन व्यक्ति हमारे गांव में बसने लायक है, जमीन खरीदने लायक है, और कौन हमारे गांव में जिसको जमीन नहीं बेचना है
नुकसानदायक, उसके लिए भी नियम बना हुआ है। अभी तो कोई जहां पर माइनिंग है वहां पर बाहरी व्यक्ति लोग जमीन पहले से खरीद कर रखे हैं ताकि मुआवजा मिलेगा, और बाहरी व्यक्ति लोग ही फिर मिल करके गांव को बेच देते हैं। अब फिर गांव वाले लोग विरोध करते रह जाते हैं कि हमारे गांव में हम खदान नहीं खुलने देंगे, हम जमीन नहीं देंगे। और आपके गांव के लोगों ने ही बाहरी लोगों को जमीन बेचा है, जो मुआवजे के लालच में जमीन खरीदा है। अब वो भीतर ही भीतर साठ गांठ करके गांव को ही बेच देते हैं। तो ये इस पर रोक लगना चाहिए। शासन प्रशासन में ये नियम है कि जब तक ग्राम सभा अनापत्ति नहीं देगा तब तक जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है। लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए जो है रजिस्ट्री हो जा रहा है। चलिए आज के योग और तंत्रा की तरफ चलते हैं। आज का समय भी ज्यादा हो गया, बहुत संक्षिप्त समय आज का योग और तंत्रा करते हैं।